वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में RSM SSB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015-2020 तक के राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चाहे तो आप इस प्रश्न पत्र की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 6 दिसंबर 2020 को हुए एग्ज़ाम JEE सिविल डिप्लोमा के प्रश्न पत्र को सम्मिलित किया है। यह RSM SSB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व मेरा आपसे दिली ख्वाहिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? ऑप्शन ए है खुमाण रासो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है हमीर रासो और ऑप्शन डी है बीसल देव रासो। आप सोचिए 5 सेकंड तक। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अब इसके बारे में और हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। 360 एनालिसिस। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रबरदाई थे। इनके अनुसार 4 राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ से हुई है। अतः इन्हें राजपूतों को अग्निवंशी कहा जाता है। कवि चंद्रबरदाई ने 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कितने राजवंशों की सूची दी है? 36 या 36। अब इनके अलावा और भी अन्य दार्शनिक थे जिनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रबरदाई का जो समर्थन था वो सूर्यमल मिश्रण और मुहणोद नैन्सी जी ने किया था। इनके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंघम ने जोड़ा। किसने जोड़ा? कुषाण जाति से कनिंघम के द्वारा ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र पे। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों के द्वारा हुई है। ठीक है। और देवी प्रसाद जी के अनुसार इन्होंने मिश्रित उत्पत्ति राजपूतों के बारे में बताया था, मिश्रित मत बताया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखना है आपको, डॉक्टर देवी प्रसाद जी ने। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन देखें तो नयन चंद्र सूरी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। डॉक्टर VA स्मिथ ने राजपूतों को ऊँटों की संतान बताया। CV वैद्य ने विशुद्ध भारतीयों से उत्पत्ति को बताया है। गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान बताया है। और डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मण से होना बताया है। सेकंड क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए है धानवन, ऑप्शन बी है एरण, ऑप्शन सी है पारिक और ऑप्शन डी है पारिधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिक। आइए एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अगर दुर्गों के प्रकार की बात की जाए तो कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने 4 दुर्ग के बारे में बताया। नरपति जयाचार्य ने 8 प्रकार के किलों के बारे में बताया। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो सर्वाधिक कौटिल्य और मनु ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को बताया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारिक दुर्ग का अर्थ क्या होता है। पारिक दुर्ग का अर्थ होता है जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई बनी हो एवं जिसमें पानी भरा हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? गहरी खाई एवं उसमें पानी। तो इस प्रकार के दुर्गों का उदाहरण देखें तो एक तो भरतपुर का लोहागढ़ है और दूसरा है मैगजीन या अकबर का किला जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है
धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो और जिसके चारों ओर दूर दूर तक रेत के टीले हो तथा उसके इर्द गिर्द झाड़ झंखाड़ हो, उबड़ खाबड़ भूमि हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। कौन से दुर्ग कहते हैं? धानवन दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख धानवन दुर्ग की बात करें तो जैसे जैसलमेर का किला जिसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, भटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में है, नागौर का किला है। अब एरण दुर्ग के बारे में देख लेते हैं, जहाँ खाई, कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं। और पारीद दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है उसे हम पारीद दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? ऑप्शन ए है अमीरहट्ट, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है हमीर रासो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज विजय। चलिए अब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमीरहट्ट किसके द्वारा रचनाकार कौन है, तो वो है चंद्रशेखर। हमीरहट्ट के कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के हैं नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के हैं नयन चंद्र सूरी। अब जितने भी रासों हैं हम उनको एक साथ देख लेते हैं ताकि आंसर में और ज़्यादा क्लैरिटी आए। हमीर रासों के जो रचनाकार थे वो सारंगधर थे। संगत रासों थे वो गिरधर आसिया थे। राम रासों के रचनाकार माधोदास जी। कौन थे? माधोदास जी। बुद्धि रासों के थे जान कवि, माफ कीजिएगा, बुद्धि रासों के जलहण है और कायम रासों के जान कवि हैं। ठीक है। सती रासों के सूर्यमल मिश्रण, बीसल देव रासों के नरमत्ती नालह, विजयपाल रासों के नल सिंह, खुमाण रासों के दलपत विजय, राणा रासों के दयाल दास। तो इस तरीके से ये जितने भी रासों थे हमने एक साथ कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1572 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1527 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1527 ईस्वी में। अब जो राणा सांगा थे उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 5 युद्ध लड़े थे। उन 5 युद्धों को अपन एक साथ देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1517-18 में खातौली का युद्ध हुआ था, वो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था वो बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 से 19 ईस्वी में, राणा सांगा एवं दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तीसरा जो बीच का युद्ध हुआ माना जाता है 1519 ईस्वी में, वो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजय प्राप्त की थी। चौथा आपको ध्यान में रखना है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के सैनिकों के मध्य हुआ, जिसमें कहा जाता है कि सांगा के सैनिक जीते थे। और 5वां युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च यानी लगभग 1 महीने बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, जिसमें बाबर जीता था और इसमें अलवर के हसन खां मेवाती को वीर गति प्राप्त हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन मिलान करो के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी याद करने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे वे में। तो आप मेरी कोशिश यही है कि सारी चीज़ें एक जगह पे मिले। तो आपसे फिर से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दुर्ग चिलह का टीला कहलाया? ऑप्शन ए है मेहरानगढ़, ऑप्शन बी है नाहरगढ़, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ और ऑप्शन डी है जयगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयगढ़।
अब आपको जयगढ़ के बारे में मुख्य मुख्य 5-6 बातें याद रखनी है जो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आती है। पहली बात, इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह जी सन 1734 ईस्वी में। और इस दुर्ग का जो नाम था वो दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसे चिले का टीला भी कहते हैं और उसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं जिसे डूंगर दरवाजा, अमनी दरवाजा और भैरू दरवाजा कहते हैं। चौथी बात, जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी भी कहते हैं और यहाँ पे एक आराम मंदिर भी है। यहाँ पर एक जयबाण तोप भी रखी हुई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। यहाँ पे एक दिया बुर्ज 7 मंजिला जो कि विजयगढ़ी के पार्श्व में स्थित है और इस बुर्ज की यह मुख्य विशेषता है कि इसमें पानी के विशाल टाँके हैं, अतः इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। और 5वीं बात आपको ये याद रखनी है कि मध्यकालीन सशस्त्रों जो शस्त्र होते हैं उसका विशाल संग्रहालय यहाँ है। ठीक है, तो ये 5-6 बातें हैं मोटी मोटी आपको ध्यान रखनी है। इसे चिला का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले शस्त्रागार के रूप में इसको यूज या उपयोग किया जाता था। देखिए, इस विजयगढ़ी दुर्ग में क्या था कि महाराजा सवाई जय सिंह थे, उन्होंने अपने छोटे भाई विजय सिंह जिसे चीमाजी कहते हैं, इनको इसी कैद में रखा था। आगे बात समझ में, इसीलिए इसको चिला खाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया वह थे? ऑप्शन ए राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है रावल रतन सिंह और ऑप्शन डी है राणा प्रताप। इसका सही आंसर है राणा उदय सिंह। इसके साथ और भी 2-3 क्वेश्चन है वो साथ में लेके चलते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मेवाड़ के जगत सिंह थे जिनका कार्यकाल या जीवन काल शासनकाल रहा था 1628 से 52 तक। इनकी जो धाय थी उनका नाम था नोजू धाय। और मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे इनकी धाय का नाम था गोरा धाय। तो मारवाड़ की अजीत सिंह जी का गोरा धाय और जगत सिंह की नोजू धाय और राणा उदय सिंह की पन्ना धाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है मुकाम बीकानेर, ऑप्शन बी है सोडा डिग्गी में, ऑप्शन सी है शाहपुरा भीलवाड़ा में और ऑप्शन डी है नगला भरतपुर में। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी सोडा डिग्गी में। चलिए अब रामचरण जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन हासिल कर लेते हैं। रामचरण जी का जन्म सोडा ग्राम जिला टोंक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बख्ताराम जी और माताजी का नाम देऊ जी था। इनके बचपन का नाम रामकृष्ण था, ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित है उसका नाम है अणभेवाणी। क्या नाम है? अणभेवाणी। और इनके द्वारा एक और ग्रंथ या अन्य ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है राम रसा बुद्धि, राम रसाम बुद्धि। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इनका जो प्रधान पीठ है वो ऑप्शन जो सी दे रखा है शाहपुरा भीलवाड़ा, वहाँ पे स्थित है। इनके प्रधान पीठ को रामद्वारे कहते हैं और चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेके चैत्र कृष्णा पंचमी तक फूल डोल उत्सव वहीं मनाया जाता है, इसलिए इसे पुष्प डोलोत्सव भी कहा जाता है। देखिए, राम स्नेही जो शाखा संप्रदाय था उसकी मुख्य 4 शाखा हैं। पहली भीलवाड़ा अपन ने देख ली, दूसरी है वो रैन शाखा है नागौर में, तीसरी सिंहथल बीकानेर में और चौथी जोधपुर खेड़ापा में। अब कौन कौन से संत इनसे संबंधित थे एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं। संत दरियाव जी थे, वो रैन शाखा से संबंधित थे। संत हरिराम दास जी थे, वो राम स्नेही सिंहथल शाखा बीकानेर से संबंधित थे। और संत रामदास जी हैं, वो खेड़ापा जोधपुर से संबंधित हैं। ये चारों चीज़ें आपको किसी न किसी फॉर्मेट में किसी न किसी प्रश्न पत्र में मिलेंगे, चाहे तो मिलान करने में या किसी भी फॉर्मेट में। तो आप इन सारी चीज़ों को एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन डी है मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। अब आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि 1935-36 में पंडित मघाराम जी वैद्य थे, उनकी अध्यक्षता में इस मंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने इनको 6 वर्ष के लिए निर्वासित कर प्रजामंडल को स्थगित करने का आदेश दिया था। तो इस प्रजामंडल को चलाए रखने के लिए कलकत्ता में इनके सदस्य भी इकट्ठा हुए और इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था बीकानेर की थोथी पोथी। तो आपको ये सारी बातें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? ऑप्शन ए है 1300 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1299 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1298 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1296 ईस्वी में। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1299 ईस्वी में। अब किसी के कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान में रखिए कानड़ देव जी का जो प्रथम इनका संघर्ष हुआ तो 1299 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1311 ईस्वी के अंदर जालोर के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण है हम उनको एक साथ पढ़ेंगे तो इस सीक्वेंस के अंदर देखते हैं। देखिए 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था जिसे खिलजी ने जीता था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का जो प्रथम युद्ध या साक कहलाता है वो रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1303 ईस्वी में हुआ। तो ध्यान में रखना है 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 में हुआ था वो बाड़मेर के अंदर सिवाड़ा का युद्ध कहलाता है, वो राजा शातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में कानड़ देव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। तो इन्हें रोका गया था वो 1299 में और इनका जो जबरदस्त महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो हुआ था 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूलकोट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आहड़, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बालाथल और ऑप्शन डी है बैराट। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आहड़। देखिए आहड़ सभ्यता को हम बनास सभ्यता या इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट या आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा है वो एक शहरी सभ्यता है, जबकि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। यह 4000 वर्ष पुरानी है। जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी और जो सर्वप्रथम उत्खनन था वो 1555-56 में RC अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने किया एवं इनका जो सर्वाधिक उत्खनन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसमुख धीरजलाल साकलिया, जिसे HD साकलिया भी कहते हैं। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिली, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक वृषभ बैल आकृति प्राप्त हुई जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं और यहाँ पे अनाज रखने के मिट्टी की कोठी प्राप्त हुई जिसे गोरे या कोट कहते हैं। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे लेकिन चांदी धातु से अपरिचित थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आहड़ में मुर्दों के सिर उत्तरी ओर रखकर दफनाया जाता था। यहाँ पर जो प्राप्त मृद भांड है वो लाल एवं काले प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे राम सिलबट्टा और कढ़ाई भी मिले हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे 2 मुंह का चूल्हा प्राप्त हुआ है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आहड़ सभ्यता थी, इसमें सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है जड़ूला, ऑप्शन बी है सामेला, ऑप्शन सी है बान और ऑप्शन डी है मौसर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जड़ूला। अब जो जड़ूला होता है उसे हम चूड़ा कर्म भी कहते हैं। जब शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल आते हैं, वो पहली बार मुंडवाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होता है उसे हम जड़ूला कहते हैं, संस्कार बोला जाता है। नेक्स्ट आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जिसे केशांत या गोदान। जब सामान्यतः 16 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाती है तो ब्रह्मचारी के रूप में बाल कटवाने का जो संस्कार है, जिसके बाद गुरुकुल भेजा जाता है, गुरुकुल के अंदर जाके वहाँ पे दाढ़ी और जो बाल कटवाए जाते हैं उसे हम केशांत या गोदान कहते हैं। और जो बदर होती है वो किसी की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति, निकट संबंधी व्यक्ति द्वारा सारे के सारे बाल कटवाए जाते हैं, उसे हम बदर कहते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चूड़ाकर्म या जड़ूला, केशांत या गोदान और बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा सन 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया? ऑप्शन ए है तारागढ़, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन सी है लोहागढ़ और ऑप्शन डी है बटनेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहागढ़, भरतपुर का लोहागढ़। अब भरतपुर के लोहागढ़ के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि इसकी स्थापना सूरजमल के द्वारा की गई थी, नंबर 1 बात। इसके यह एक पारिक दुर्ग है, नंबर 2 बात। इसके चारों ओर ये गहरी खाई है जो कि मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा इसकी चारों तरफ खाई में पानी लाया जाता है। नंबर 3 बात, यहाँ पे 2 बुर्ज बनाए हुए हैं, एक का नाम जवाहर दुर्ज और एक का नाम फतेह दुर्ज। जवाहर दुर्ज था वो 1765 ईस्वी में दिल्ली के मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लाया गया, उसे जवाहर बुर्ज निर्माण करवाया। और जो अंग्रेजों से जीत कर लाया गया था महाराणा रणजीत सिंह जी ने सन 1805 ईस्वी में, उसे हम फतेह बुर्ज कहते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह जी द्वारा 1765 ईस्वी में मुगलों से जीतकर, और महाराणा रणजीत सिंह जी ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से जीतकर फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक वाद्य में महाराज होने के साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है खड़ताल, ऑप्शन बी है कामियाछा, ऑप्शन सी है सारंगी और ऑप्शन डी है मोरचंग। तो इसका सही आंसर है वो कामियाछा। अब इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं। कामियाछा होता है वो आम की लकड़ी से निर्मित एकल कड़ी युक्त होता है, जिसमें कोई जोड़ नहीं होता। इसमें कुल 17 तार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य होता है वो सारंगी होता है, और सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सहनाई होता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कामियाछा एक तत्ववाद्य है। कौन सा वाद्य है? तत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी है करौली, ऑप्शन सी है भरतपुर और ऑप्शन डी है बूंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलवर। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है अजमेर का तारागढ़, ऑप्शन बी है बूंदी का तारागढ़, ऑप्शन सी है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन डी है मेहरानगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर का तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है केला देवी माता एवं करणी माता दोनों, ऑप्शन बी है केला देवी मेला, ऑप्शन सी है करणी माता का मेला और ऑप्शन डी है शीतला माता मेला। इसका जो सही जवाब, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है शीतला माता का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है अष्टसाल, ऑप्शन बी है आदिरथ, ऑप्शन सी है अष्टभद्र और ऑप्शन डी है सप्तरथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सप्तरथ।
अब देखिए झालरापाटन में 2 मंदिर स्थित है, एक तो सूर्य मंदिर और एक शीतलेश्वर, दोनों अलग अलग मंदिर हैं। सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, इसे सप्तरथ मंदिर भी कहते हैं और इसे सप्तभू मंदिर भी कहते हैं। और कर्नल टॉड के द्वारा इसे 4 भुजा का मंदिर भी कहा गया। और शीतलेश्वर का जो मंदिर है वो महादेव जी को समर्पित है और यह भूमि शैली का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रतिहार नागभट्ट, ऑप्शन बी है प्रतिहार कक्कुका, ऑप्शन सी है प्रतिहार दद्दू और ऑप्शन डी है प्रतिहार वत्सराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार कक्कुका। तो चलिए इस अभिलेख के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। इस अभिलेख की रचना 861 ईस्वी में जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण हुआ। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू का यशोगान है और यह जो शिलालेख है वो मारवाड़ में जो वर्ण व्यवस्था होती है उसकी विभाजन की प्रवृत्ति का ज्ञान करवाता है। इस अभिलेख की रचयिता मग, ध्यान में रखना है आपको, एवं उत्कीर्णकर्ता जो स्वर्णकार था उनका नाम था कृष्णेश्वर, दोनों ध्यान में रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? ऑप्शन ए है बुद्धि विलास, ऑप्शन बी है हमीर रासो, ऑप्शन सी है राज विनोद, ऑप्शन डी है वंश भास्कर। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि विलास। और बुद्धि विलास के रचनाकार बखत राम शाह थे। इन्होंने जयपुर, इस ग्रंथ में जयपुर को 2 नाम दिए, एक तो जयपुर और एक जयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है चिरवे का शिलालेख, ऑप्शन बी है पुर के ताम्रपत्र, ऑप्शन सी है चीखली के ताम्रपत्र और ऑप्शन डी है रणकपुर प्रशस्ति। इसका सही जवाब, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर के ताम्रपत्र। तो चलिए एक एक करके जो अन्य तीनों हैं इनके बारे में भी अपन जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए चीरवा का जो शिलालेख है वो उदयपुर के अंदर उत्कीर्ण किया गया 1273 ईस्वी में। इस शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा रावल के वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें मुख्य रूप से राजनीतिक स्थिति, धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी लेख की रचना थी वो रत्नप्रभ सूरी ने की थी तथा इनके शिष्य पार्शचंद ने इसको उत्कीर्ण किया था। नेक्स्ट है चीखली का ताम्रपत्र। इसका उत्कीर्ण सन 1483 ईस्वी में वागड़ी भाषा में किया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इस ताम्रपत्र में खेत के टुकड़ों को कटकों में विभाजित करने की पद्धति का ज्ञान प्राप्त होता है और किसानों के लाग बाग जो विभिन्न प्रकार की लागत दी जाती है उनके भी वर्णन दिया गया है। अब देखते हैं अपन रणकपुर प्रशस्ति के बारे में। रणकपुर प्रशस्ति है यह उत्कीर्ण सन 1439 ईस्वी में हुई और रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर 2 भाषाओं में उत्कीर्ण हुआ, एक तो संस्कृत और दूसरी नागरी। अब इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बप्पा एवं कालभोज इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस प्रशस्ति के अंदर इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसका प्रशस्तिकार कौन था? दीपाक, जिसे हम दीपा भी कहते हैं। और चित्तौड़ के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन की पर्याप्त जानकारी हमको रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।